केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक हम किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी है, यानी उसकी कार्य देख रहे हैं तो वो बायोलॉजी है, लेकिन जब उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या है, केमिस्ट्री है। आप उसकी उस फंक्शन की मैकेनिज्म देखोगे यानी क्रियाविधि देखोगे तो आपको पता चलेगा टोटली केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो जितने भी है चाहे प्लांट और एनिमल में, दे कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, वो हम रसायनों के हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टडी सेल की स्टडी है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ड्रग्स मेडिसिन ऑन रिसेप्टर ऑफ सेल, आ गई वही बात। ठीक है, ऑल बॉडी फ्लूइड एंड केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, बॉडी फंक्शन, हार्मोन्स वगैरह क्या है, रसायन ही तो है सारे, जितने हार्मोन्स होते हैं सारे रसायन हैं, है ना। जितनी ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, स्रावित हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं बेसिकली। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, उसका कंपोजिशन, डीएनए आरएनए, मैंने आपको बताया था डीएनए आरएनए है क्या, बेसिकली नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बन यही सब कुछ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कुछ नहीं है भाई। होता क्या है, राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर है वो, राइबोज शुगर एक तरफ लगा होता है नाइट्रोजन बेस और दूसरी तरफ लगा होता है फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस। ठीक है, तो मिलके क्या बनते हैं, तीनों चीजें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन क्या कहलाती है, डीएनए कहलाती है ना। डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसके अंदर। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होती है, बस इतना ही तो अंतर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, 2 नंबर कार्बन पे से ऑक्सीजन हटा दो तो डीऑक्सीराइबोज हो गया, और अगर ऑक्सीजन नहीं हटाओगे OH का OH ही रहेगा तो वो राइबोज शुगर हो गया। राइबोज शुगर है, उसके ऊपर वही फॉस्फोरिक एसिड लगा है, नाइट्रोजन बेस लगा, तो वो आरएनए है। इसका काम क्या है, बेसिकली आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है इसका। ठीक है, और upward movement of minerals absorbed by root and downward movement of material synthesized by leaves is detected by the radioactive phosphorus। रेडियोएक्टिव फास्फोरस से हमको ये पता चला कि जो रूट जितने भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, रूट मतलब जड़ें, पेड़ों की जड़ें जो मिनरल्स जमीन से क्या करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, उन सबको ऊपर तक पहुंचाती है। कहाँ तक, पत्तियों तक। और पत्तियां जो भी खाना बना रही हैं, फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो जो कुछ भी बना रही है उसको नीचे तक, चाहे वहीं फ्रूट के रूप में हो या जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वही क्या बोलते हैं अपने, मतलब ये पूरी स्टडी जो है कि वो नीचे तक जाता है, ये पूरी स्टडी किससे पता चली, रेडियोएक्टिव फास्फोरस से। यानी रेडियोएक्टिव फास्फोरस ने ये बताया, ये स्टडी है बेसिकली, कि नीचे से जो ऊपर तक जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ऊपर से वापस नीचे तक जो मटेरियल बन के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये स्टडी किसके थ्रू हुई, रेडियोएक्टिव फास्फोरस के थ्रू हुई। ठीक है, देन नए पदार्थों के निर्माण में आपको मालूम है कि केमिस्ट्री है, नए नए टाइप के जो है प्रोडक्ट हमेशा क्या होते रहते हैं, क्योंकि नई नई इन्वेंशंस आविष्कार हो रहे हैं, और नए नए आविष्कारों से नए नए प्रकार के जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे अपन बात करें, आज से 200-400 साल पहले पॉलीथीन या प्लास्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, एक आविष्कार है ना। पॉलीमर जिसको हम बात कर रहे हैं, यानी कि बहुलक भी जो है अपने आप में क्या है, एक आविष्कार है। पहले जो है नेचुरल रबर यूज़ किया जाता है, अब सिंथेटिक रबर यूज़ किया जाता है, तो सिंथेटिक रबर भी अपने आप में क्या है, एक आविष्कार है ना। आपको मालूम है चश्मे, फाइबर, ग्लास फाइबर जो है, वो सारी चीज़ें क्या है, नए आविष्कार है ना। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी क्या है, नए आविष्कार हैं। जैसे सिलिका वगैरह जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हुआ करते थे, उनको अच्छे कंडक्टर के रूप में बनाया गया, यानी उनको क्या किया गया, सेमीकंडक्टर बनाया गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको बनाया गया, और उनके थ्रू क्या बन रही है, सारी चिप्स बनती हैं, जो इलेक्ट्रिक चिप्स वगैरह हैं वो सारी बनती हैं, और वो क्या है, बहुत सस्ते पड़ते हैं, है ना। कंप्यूटर चिप वगैरह आप देखते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिलिका की होती है ना। तो कहने का मतलब ये भी सारी क्या है, सिरेमिक्स। अब अपने को मालूम है कि आयरन है या मेटल, वो भी 1000-1500 डिग्री तक का टेम्परेचर, 500-1000 डिग्री तक का टेम्परेचर क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा, उसके बाद तो वो मेल्ट हो जाएगा। हमें टेम्परेचर तो चाहिए 2000 डिग्री। अब क्या करना पड़ता है कि उस मेटल के अंदर भी क्या लगाई जाती है, सिरेमिक ब्रिक्स लगाई जाती हैं।
जो सिरेमिक ब्रिस्क होती हैं वो, यानी सिरेमिक की ईंटें होती हैं, और वो हाई टेम्परेचर तक क्या कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं, या हम कहें रजिस्ट कर लेती हैं, रुक जाती हैं, उस पर भी जो वो पिघलती नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, बहुत आविष्कार है। सुपर कंडक्टर, है ना, कंडक्टर पॉलीमर्स, आप जनरली हम अब तक पढ़ते आएंगे पॉलीमर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कंडक्टर भी बनाए गए हैं जो क्या है, जो पॉलीमर बनाए गए हैं जो क्या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, बैटरीज अपने आप में नया आविष्कार है, चाहे प्राइमरी बैटरी हो या सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी मतलब जो यूज एंड थ्रो होती हैं, हमने एक बार इस्तेमाल करी फेंक दी। और सेकेंडरी बैटरी मतलब जो बार बार चार्ज कर सकते हैं, वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों की बैटरियाँ, इन्वर्टर की बैटरियाँ, ये सारी सेकेंडरी बैटरी में आ जाती है। टॉर्च वगैरह, रिमोट वगैरह की बैटरी जो सेल आते हैं वो प्राइमरी बैटरी में आते हैं, ठीक है। सोलर प्लेट्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अब सोलर प्लेट्स के थ्रू। अब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, है ना, हर प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। सोलर एनर्जी हुई, वाटर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, इन सब को क्या किया जा रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए। तो ये सब भी क्या अपने आप में न्यू इन्वेंशंस है ना। इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये सारे क्या है, नए पदार्थ या नए, और जहाँ तक बात करें तो इन्वेंशंस की बात होगी। नए पदार्थ की अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर, अपने आप में एक बहुत जो है अच्छा आविष्कार है ना। फुलरेन, आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स तो पढ़ ही रखे हैं, जैसे डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, तो एक और जो है अपर रूप है, और वो क्या है, फुलरेन। तो फुलरेन का आविष्कार भी क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। और सेमीकंडक्टर जितने हैं वो सभी क्या है, नए पदार्थ हैं, है ना। और पॉलीमर तो है ही, फाइबर है ही, ठीक है। और जो कार्बन फाइबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, ताकत बहुत ज़्यादा होती है, हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, ताकत लोहे से भी ज़्यादा होती है, आयरन से भी ज़्यादा ताकत है ना। और बहुत हल्के होते हैं, पर थोड़े से महंगे हैं आज की डेट में, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में देखिए, केमिस्ट्री अगर आप कंस्ट्रक्टिव माइंड से सोचेंगे तो बहुत अच्छी है, और अगर आप डिस्ट्रक्टिव माइंड से सोचेंगे तो और भी ज़्यादा डेंजर है। आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा ही है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू कुछ बुरा करना चाहते हैं तो आप इतना बुरा कर सकते हैं जितना किसी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री इस पूरी दुनिया को ख़त्म भी कर सकती है, बना भी सकती है, ये ताकत सिर्फ केमिस्ट्री में है। अर्थ पे जो जीवन की शुरुआत हुई, अपन कहते हैं कि वो कैसे हुई, एक कोशिकीय जीव से। उससे पहले क्या हुआ कि साहब ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब ने मिलकर ही तो बनाया एमिनो एसिड है। एक कोशिकीय जीव बना तो उसके अंदर भी तो उसका भी तो कोई डीएनए होगा, वो किसने बनाया, रसायन, केमिस्ट्री नहीं बनाया। आखिर इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई तो उसे क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अपने आप में रसायन है ना। पानी, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब आप जीवन की शुरुआत कर सकते हो और जीवन खत्म कर सकते हो, और ख़त्म करने वाली चीज़ें आपकी स्क्रीन पे हैं, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, ये तो फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एटम बम, परमाणु बम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक। परमाणु बम एक टाइम पे रुक जाता है, इसकी हाइड्रोजन बम की रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, है ना। गैस है, पॉइजनस गैस है। आजकल जो है एक नई चीज़ चल रही है कि बायोलॉजिकल वेपन्स। आपने सुना होगा कि किसी देश के वाटर को अगर कंटामिनेट कर दो, आपको युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है आजकल। आप क्या करो कि सिर्फ उस कंट्री के एयर के अंदर जो है क्या कर दो, आप पॉइजनस गैसेस मिला दो, या कोई वायरस छोड़ दो, ये बायोलॉजिकल वेपन्स है। आपने वायरस छोड़ दिया, उस देश के लोग ऐसे ही बीमार हो गए सारे, और वो आगे से आगे फैलती जा रही बीमारी, वो यूं ही मर जाएंगे। आपने देखा जैसे कोरोना वायरस है, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने फैलाया है, बट ये भी क्या है, एक तरीके का एक वायरस है जो कि क्या है, अपने आप फैलता जा रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड फैल चुका है ना। पॉइजनस गैसें हैं,
टीयर गैस, वॉर गैस, मस्टर्ड गैस, ये सब तो युद्ध में काम में ली जाती हैं, छिपने के लिए, भागने के लिए, है ना, और सामने वाले जो आर्मी है उसको परेशान करने के लिए। टीयर गैस वगैरह का इस्तेमाल आप जानते हैं। डेली यूजेस में भी होता है कि किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, है ना, ये आए दिन जो है प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों पर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी वगैरह करते हैं, तो वहाँ टीयर गैस वगैरह यूज़ होती है। वॉर गैस, मस्टर्ड गैस जो है युद्धों में काम में ली जाती है ना। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। खतरनाक क्या है? एटम बम है, हाइड्रोजन बम है ना। और भारत के ऊपर जो आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, आप देखेंगे, आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, उनमें या तो टीएनटी होता है, डायनामाइट होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना, अमोनियम नाइट्रेट होता है ना? अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ मैं लिखना भूल गया, अमोनियम नाइट्रेट। अगर आप देखेंगे कि आपको, आप 11वीं क्लास में आए हैं, आप लैब में जाएंगे, आपको अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अमोनियम नाइट्राइट मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है ना, बैन है, मिलता ही नहीं है, लैब के लिए भी नहीं मिलता है ना। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अपने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली उसका कारण क्या है कि या तो वो एज ए ड्रग्स, नशे के लिए यूज़ होते हैं, या नशा बनाने में यूज़ होते हैं, और या फिर वो क्या है, एक्सप्लोजिव होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो है जनरल लेबोरेटरीज वगैरह में नहीं मिलते हैं, है ना। अब जैसे साइनाइड है, साइनाइड कभी नहीं मिलेगा आपको लैब के अंदर, है ना। अमोनियम नाइट्रेट है, कभी नहीं मिलेगा आपको लैब के अंदर, है ना। और एसिडिक एनहाइड्राइड है, वो कभी नहीं मिलेगा आपको लैब के अंदर। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अपने को लैब में नहीं मिलते हैं, ना ही हम मंगाते हैं, है ना, क्योंकि वो खतरनाक चीज़ें हैं। खैर, ऐसी चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए तुम लोगों को। देन पर्यावरण के शुद्धिकरण में देखिए, पर्यावरण को प्रदूषित किसने किया? हमारी महत्वाकांक्षाओं ने, इंसानों ने, ठीक है। वाहनों से धुआं निकल रहा है, नाभिकीय हादसे, चेरनोबिल, आपको याद होगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्री कभी देखी हो यूट्यूब वगैरह पे या डिस्कवरी पे। एक मैं आपको बता दूं, आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है ना, आप डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, है ना, या इस तरीके के जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, या एनिमल प्लानेट और डिस्कवरी के जो चैनल्स हैं, ये आप रेगुलरली देखा कीजिए, है ना। एटलीस्ट आधा एक घंटा निकाला कीजिए इनके लिए, क्योंकि इनसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ना। बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं ये, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, है ना। नाभिकीय हादसे हैं, उनमें से कभी आप जो है यूट्यूब पे भी सर्च करेगा ना, चेरनोबिल, नाम सुनिएगा, चेरनोबिल, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो चेरनोबिल, है ना। वहाँ क्या था कि परमाणु संयंत्र था जिससे क्या बनाई जाती थी, बिजली बनाई जाती थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या हुआ था कि वो अनकंट्रोल्ड हो गई थी रिएक्शन, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब वो अनकंट्रोल्ड हो गई रिएक्शन, तो वहाँ क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें बहुत सारा, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारा जो है, ये आपके क्या बोलते हैं, जो फ्यूल है वो था, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन हुई थी, है ना। यानी फ्यूल मतलब यूरेनियम, थोरियम, ये, क्योंकि जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो पिघल गई, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कंट्रोल रोड्स ही मेल्ट हो गई। और जब कंट्रोल रोड्स ही मेल्ट हो जाएंगी तो कौन रोकेगा न्यूक्लियर फ्यूजन को? वो तो अनकंट्रोल्ड हो गया, और अनकंट्रोल्ड हुआ तो मतलब न्यूक्लियर जो रिएक्शन है वो आपको टाइम नहीं देती, आप सोचोगे कि क्या करना, उससे पहले तो ब्लास्ट, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है ये बेसिकली रशिया की घटना बता रहा हूँ मैं। ये रशिया का ही एक स्टेट है। बेसिकली रशिया पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, फिर उसके टुकड़े हो गए, आप लोग जानते होंगे शायद। और रशिया की ही एक कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसका एक शहर है चेरनोबिल, है ना। शायद सॉरी, मुझे अभी जो है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और आप चेरनोबिल हादसे के नाम से अगर जो है यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो चेरनोबिल पूरा एक शहर था, और मतलब रात को ये हादसा हुआ है, सुबह तक पूरा शहर खाली करवाया गया है। और आज भी वो पूरा शहर क्या है, बंजर है, बिल्डिंगें हैं, स्कूल है, सब कुछ है वहाँ पर, सड़कें वगैरह एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन आदमी एक भी नहीं रहता, घरों में पेड़ उग गए, है ना। अगर आपने कभी एक विल स्मिथ की मूवी है आई एम लेजेंड, अगर वो कभी देखी हो
तो वो उसमें ऐसा ही दिखाया है, उसमें हालांकि कंसेप्ट अलग है कि एक महामारी की वजह से पूरा शहर खाली है और वो अकेला बंदा रहता है उस शहर में। अगर आप उस शहर को देखेंगे चेरनोबिल को, तो आपको बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा वो। और वहाँ आज भी रेडिएशन है, आज तक उस परमाणु रिएक्टर से रेडिएशन निकल रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं, कई लेयर चढ़ा दी गई उसके ऊपर, कंक्रीट की लेयर चढ़ा दी, मेटल की लेयर चढ़ा दी, लेकिन आज भी वहाँ रेडिएशन है। इवन वहाँ से पास में जो नहर या जो शायद नदी बह रही थी उस तक में जो है रेडिएशन चला गया था। तो ये क्या मानवीय भूलों की वजह से हो जाने वाले परमाणु हादसे हैं। मैंने कहा था कि परमाणु ऊर्जा का एक सबसे अच्छा स्रोत है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनसे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये खतरनाक भी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रिएक्शंस करानी पड़ती हैं, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शंस अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो एक तरीके से आपने अपने देश में परमाणु विस्फोट कर दिया। ये वही कंडीशन होती है कि आपने अपने देश में परमाणु विस्फोट कर दिया, ठीक है। और हम जो जल प्रदूषित कर रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाला जो जल है उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रदूषण का कारण भी रसायन है, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल भी रसायन ही करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंट्रोल भी कौन करेगा? रसायन करेगा। ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है? ओजोन क्षय कौन कर रहा है? सीएफसी। उसको रोकने का जो विकल्प है वो भी क्या है? केमिकल ही है। यानी हम ऐसे केमिकल यूज करें ठंडा करने के लिए जिनसे सीएफसी ना निकले, तो विकल्प भी केमिकल है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो लीकेज हो जाता है, जैसे चेरनोबिल जैसी दुर्घटना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है मटेरियल पूरा, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है, चलिए वो तो हादसा हो गया, लेकिन नॉर्मल जो न्यूक्लियर प्लांट है उनसे जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोजल करना भी आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आज भी क्या किया जाता है? ज़मीनों के नीचे डंप किया जाता है, लेकिन रेडिएशन तो उससे भी फैल रहा है, लेकिन होता है। तो ये जो उसको डंप करना या उसको दफन करना जो है वो अभी भी क्या है? एक चिंता का विषय है, ठीक है। ओजोन का जो लगातार जो क्षय हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन रोकना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा? सारी यूवी लाइट्स आ जाएगी अर्थ पे, सारी यूवी लाइट्स अगर अर्थ पे आएगी तो पेड़ पौधे जल जाएंगे, मर जाएंगे, इंसानों को स्किन कैंसर हो जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ खतरे में है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉल्यूशन से क्या बढ़ रहा है? कार्बन लेवल, CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो अर्थ का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है, क्योंकि वो सनलाइट से आने वाली जो गर्मी है उसको क्या करता है? ट्रैप करता है, अर्थ पे ही रहने देता है गर्मी। तो उससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, आइस की पोल जो है वो पोल्स की जो आइस वो पिघलेंगी, जिससे कितना आपने देखा होगा कि कितने कंट्रीज, कितने शहर पानी में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वनों की कटाई, आपको मालूम है कि लग्जरी लाइफ के लिए इंसानों को क्या चाहिए? लकड़ियाँ, पेपर, और पेपर के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काटने से क्या होगा? आपने देखा होगा कि हर साल जो है बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, जिनसे भी क्या हो रहा है? बाढ़ आने का खतरे ज़्यादा है, भूकंप आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स है, ठीक है। डाई इंडस्ट्री है, उनका पोल्यूशन है, वाटर जो बीमारियां उत्पन्न कर रहा है डाई इंडस्ट्री का, है ना, क्योंकि डाई इंडस्ट्री से क्या पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, केमिकल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम कर रहा है, बंजर बना रहा है। फ्लोराइड युक्त पानी जो पीने से क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि ये जो अपने बाड़मेर रीजन है, बाड़मेर जैसलमेर रीजन है, उस साइड में क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है और बहुत ज़्यादा नीचे है, और उसको निकाला जाता है तो उसके अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है? दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है ना। जवानी में ही हाथ पैर क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण हो रहा है, तो उसको रोकना भी क्या है? केमिस्ट्री के थ्रू पॉसिबल है ना, केमिकल्स के थ्रू। कारखानों से जो पानी निकल रहा है, दूषित पानी निकल रहा है, उसको शुद्ध करके नदियों में डाला जाता है। मैंने कहा ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है। चिमनी से निकलने वाले हानिकारक धुएं को भी किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, जो उसके अंदर रसायन जो है, उस धुएं में जो हानिकारक रसायन हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रोक करके फिर बाकी का जो धुआं होता है उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। प्रदूषण रोकने के लिए अब जैसे मालूम है कि अपने को पेट्रोल डीजल से बहुत प्रदूषण हो रहा है, CNG बेस्ट एग्जाम्पल है।
सीएनजी चलाया जा रहा है, नो पॉल्यूशन। और अब तो सीएनजी भी नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है। आपने देखा विदेशों में तो लगभग 40-50% हो गई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इंडिया में अभी इतनी नहीं आई हैं क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है। पर इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं बहुत काम किए हैं। जैसे कार बाइक में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होकर के वो चलें तो अभी आपने देखा होगा कि एक कंपनी, न्यूज़पेपर में आया था, एक कंपनी ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी कार एक बार चार्ज करने में 400 से 500 किलोमीटर के बीच में चलती है, 450 से 500 किलोमीटर के बीच में, और चार्ज होने में 20 मिनट लगाती है केवल। और आने वाले समय में ये भी होगा कि ये गाड़ियाँ शायद सोलर पैनल से चार्ज हो जाया करेंगी, है ना? तो बहुत कुछ जो है एडवांसमेंट, बहुत सारी रिसर्च हो रही है जो कि है, क्योंकि फ्यूल के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि डीजल, पेट्रोल, ये जिसकी हम बात करें क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा ही है अब, है ना? तो बहुत जल्दी हमें दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उन पर स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। देन डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए सहायक तो है रसायन विज्ञान, लेकिन इसका दुरुपयोग सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। अतः ये मानव पर निर्भर करता है कि वह रसायन का उपयोग किस तरीके से करता है। तो ये कुछ यूजेस थे, है ना। देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब आप अगर बैठ के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपकी केमिस्ट्री इस्तेमाल नहीं हो रही है ना। और जब आपको ऐसा लगेगा तो केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही ज़्यादा आता है ना। तो वो मज़ा अलग होता है, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है ये चीज़ें। देन उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पदार्थ या द्रव्य जिसको बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्रव्य? देखो, ये द्रव नहीं है, ध्यान रखना। द्रव मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य मतलब होता है मैटर, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, पहली चीज, और दूसरी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। इसके हिसाब से हवा भी क्या है? द्रव्य है, क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है। हवा का में जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होता है? मास होता है। यानी कहने का मतलब नहीं दिखने वाली चीज भी क्या है? मैटर है। लाइट भी क्या है? मैटर है, क्योंकि लाइट में क्या होते हैं? फोटोन होते हैं, और फोटोन वैसे तो वेटलेस होते हैं तभी वो इतनी स्पीड से चल पाते हैं, बट कुछ तो मास होता ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब एवरीथिंग या एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ये सब कुछ क्या है? मैटर है, ठीक है। अब मैटर को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो तीन टाइप से करते हैं। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब मैं इनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पता है ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्थाओं में क्या होता है कि अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से अणु इतने पास आए हुए होते हैं कि उनमें और पास आने की जगह नहीं होती है, यानी वेकेंट स्पेस, खाली स्पेस नहीं होता है। इसीलिए तो वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, है ना। उनका क्या होता है? फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है ना। और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये सारी चीज़ें हैं। लिक्विड डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे तो होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। वो क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट, या हम कहें कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर सकते हैं? फ्लोटिंग कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना। और जो है वैकेंसीज होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, यानी हमके खाली जगह भी होती है ना। लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ये, क्योंकि बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो कैसे हो जाएंगे? मेल्टेड, यानी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, है ना। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स साइज नहीं होता। जिस कंटेनर में इनको पॉर करोगे, जिस कंटेनर में इनको डालोगे, ये उसका साइज ले लेते हैं, ठीक है। गैस, गैस के अणुओं में हम कहते हैं किसी प्रकार का कोई अंतराण्विक आकर्षण बल होता ही नहीं है, कोई नहीं आकर्षण बल होता है। इनको तो जो है आप जिस पात्र में डालोगे उसका साइज ले लेते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनको आप बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हो। ठोस को बिल्कुल नहीं कर सकते संपीड़ित, द्रव को थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि थोड़े से क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ी जगह होती है। गैस को आप जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हो, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ठोस को गर्म करोगे द्रव में बनेगा, द्रव को गर्म करोगे गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को ठंडा करोगे लिक्विड यानी द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव को ठंडा करोगे और तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये एक सिंपल सा जो है फंडा है, ठीक है। देन ये तो बात हुई क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी भौतिक जो वर्गीकरण है वो, क्योंकि आपको दिखता है, आप ठोस, द्रव और गैस में देख करके अंतर बता सकते हो। तो ये क्या? भौतिक वर्गीकरण है।
रासायनिक रूप से भी हमने इसको जो है अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। द्रव्य को यानी मैटर को रासायनिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। रासायनिक रूप से जब वर्गीकृत करते हैं तो द्रव्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर, यानी प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एलिमेंट यानी तत्व और एक कंपाउंड। देखिए तत्व जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या हैं, प्योर कंडीशन में तो हैं, शुद्ध ही तो हैं, उनके साथ में कुछ और थोड़ी मिला। कार्बन है तो ऐसा थोड़ी कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन कार्बन है ना, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या है, तत्व। तत्व जितने भी हैं वो क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक जैसे H2O है, यौगिक वो होता है जिसमें क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों का एक फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी कि एक फिक्स अनुपात होता है, तो वो क्या बनेगा, यौगिक। तो वो भी अपने आप में क्या है, शुद्ध है, क्योंकि वहां पे अनुपात क्या है, फिक्स है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:2:1 फिक्स है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और मिल जाएगा तो भी ये ग्लूकोज रहेगा, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, यौगिक जिनका अनुपात भी फिक्स रहता है, जैसे NaCl है, नमक है, प्योर है, कंपाउंड है ना। तो इस तरीके की चीजें जो यौगिक होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, शुद्ध पदार्थों में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिक्सचर। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब कि जब देखिए मिश्रण का मतलब हो गया है, मिश्रण में हमेशा मिश्रण दो पदार्थों से मिलके बन सकता है, मतलब बेसिकली एक से ज्यादा होने चाहिए। तो दो पदार्थों से मिलके बन सकता है, या 3, 4, 5, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल करके जो बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण में क्या होता है कि अगर जैसे हम बात करें दो पदार्थों के मिश्रण की, तो उसमें एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनसे मिलकर के क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो अगर विलेय विलायक में पूरी तरीके से घुल जाए, विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो विलेय अगर विलायक में पूरी तरीके से घुल जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे शक्कर को आपने पानी में घोला, पूरी तरीके से घुल गई, नमक को आपने पानी में घोला, पूरी तरीके से घुल गया, अल्कोहल को आपने पानी में डिजोल्व किया, पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया। कैसे पता चलेगा, जैसे उस वाटर के आप 10 हिस्से कर लो, आपने मान लीजिए शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, ठीक है, आप डिजोल्व हो गया, उसके बाद आप 10 हिस्से कर लो और उन 10 के 10 हिस्सों में शुगर की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्ञात करो, आपको हर हिस्से में सांद्रता क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे, शुगर के जो पार्टिकल्स थे, यानी शुगर के जो अणु थे, उनका जल के अंदर क्या हुआ, समांग वितरण हुआ, समांग वितरण हो गया, यानी पूरी तरीके से समांग, आपको सब के अंदर सांद्रता बराबर मिलेगी, समांगी मिश्रण बनेगा। आप उस पानी को पी करके देखो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आधा गिलास पिया तो वो तो मीठा था और बाद वाला आधा फीका था, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। विषमांगी क्या होता है कि जब विलेय विलायक के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलता, आंशिक रूप से घुलता है या बिल्कुल भी नहीं घुलता है, तो वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिला दो, थोड़ी बहुत घुलेगी, बाकी नीचे पैने में बैठ जाएगी, वो क्या है, हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण है। पानी और तेल दोनों बिल्कुल नहीं घुलते एक दूसरे में, एक लेयर बन जाती है, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये कुछ जो है द्रव्य का रासायनिक जो है वर्गीकरण था। ये जनरल केमिस्ट्री थी जो मुझे आप लोगों को थोड़ी सी समझानी थी, है ना, जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि साहब हम पढ़ेंगे क्या। देखिए अभी तक अगर अपन देखें तो आपने 10th तक एटम के बारे में पढ़ रखा है, परमाणु के बारे में पढ़ रखा है। तो अगर आप 11th क्लास में देखें तो आपका 2nd नंबर चैप्टर जो है वो है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। तो हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आप 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10th में आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं परमाणु सॉरी। तो परमाणु के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, तो हम परमाणु से ही शुरू करेंगे कि परमाणु क्या होता है, कैसे है, कैसे उसकी संरचना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, किस किस ने क्या क्या उसके बारे में रिसर्च करी, और फिर उसी को बहुत हाइट पर लेकर के जाते हैं, यानी उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स तक ऐड करेंगे अपन, क्वांटम आ जाएगी उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा सिर्फ वही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ेंगी, है ना, पर शुरुआत उसी से करेंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी है, मंडे या ट्यूसडे जो भी होगा। ओके, थैंक यू।